Hello and welcome to Kashmir Crown News. Dear ladies and gentlemen, in less than 3 days, 25 lives lost to Kashmir conflict. Every eye is moist, every heart is broken because of the killings and the bloodbath in Kashmir. Yesterday in Shupin encounter, 5 militants were killed and 5 civilians also lost their lives in clashes. But what is the major concern? That this violence and bloodbath is not stopping. Since, as it seems to be major concern for all of us as a state, but we have to think how to put full stop on these deaths, on these killings, and on this bloodbath. Today we are debating, since we should not debate killings, rather than we should debate the development and other issues of the state. But with broken heart, today I have invited 2 MLAs of the state. One is from Baramulla, Mr. Javed Hassan Beg, and Engineer Rashid from Langate. First of all, you both MLAs, once again I am saying that where the fault lies, why systems seem to be failing. And let me directly go to Engineer Rashid first. क्योंकि आप हमेशा सरकार चाहे उमर अब्दुल्ला की हो या महबूबा मुफ्ती की हो, आप हमेशा ये बोलते आए हैं कि जो किलिंग्स हैं, जो एट्रोसिटीज हैं, उनको बंद करना चाहिए. जो कल शोपियन में वाकया हुआ, इस हवाले से इंजीनियर रशीद का क्या स्टैंड है? आपका शुक्रिया. पहले मैं ये अर्ज करूं कि मैंने ये हमेशा किलिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये भी कहा कि किलिंग रोकना ना उमर अब्दुल्ला के बस में है, ना महबूबा मुफ्ती के बस में है. क्योंकि जब तक कश्मीर का तनाजा है, तब तक चाहे हम सब भी अगर चाहें, वो चाहते भी हैं कि किलिंग्स ना हो, मारदार ना हो, गोलेबारी ना हो, बाकी चीजें ना हो, लेकिन शायद हालात इस हद तक हर एक के काबू से बाहर जा चुके हैं कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर न किलिंग्स रोक सकते हैं और न अमन वापस आ सकता है. इसलिए किलिंग रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान मसले कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम करे, मुज़ाकरात की टेबल पे आए और पूरे बरसगीर के लोगों पर एक एहसान करे और पाकिस्तान, कश्मीर की क़यादत और हिंदुस्तान की क़यादत आपस में बातचीत के जरिए मामले हल करें. जी, जावेद बेग साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कौम है, इस कौम को आप हुजूम बनाना चाहते हैं. आप कल तक सेल्फ रूल के नारे दे रहे थे, आप कल तक लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आज जो आपकी सरकार है, कहाँ है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. सबसे पहले मैं इंजीनियर रशीद साहब जो मेरे सीनियर कुलीग हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं. और जो इंजीनियर रशीद साहब ने कहा, मुझे समझ नहीं आती उसके बाद मैं क्या बताऊं. उन्होंने एक बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है और जो कुछ उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं उसकी हरफ ब हरफ तायीद करता हूं और इस कुछ मजीद इजाफा भी करता हूं. अव्वल तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहां तक मेन स्ट्रीम का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खासकर, जिनका जो रियासती जमातें हैं, इनको भी अपना एक नया नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा और अपनी पॉलिसी और अपनी सियासी जो उनके अहदाफ हैं उनके हुसूल के लिए अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और एक साफ और सुथरा फैसला करना पड़ेगा कि हमको कहाँ पर खड़ा रहना चाहिए. जब तक हम ये फैसला नहीं कर पाते कि हमारी असली तरजीहात क्या हैं, हमारी असली प्रायोरिटीज क्या हैं और हमारी अपने लोगों के हवाले से क्या जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने का कौन सा बेहतरीन तरीका है, जब तक हम वो नए से रिविजिट करके डिफाइन करके पूरी हिम्मत, ताकत और इस्तिकलाल के साथ उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं और अपनी ज़मीर के साथ भी धोखा कर रहे हैं. ये कहने के बाद मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि इसमें इंजीनियर रशीद साहब मुझसे शायद इत्फाक भी करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसका सारा ब्लेम अगर आप मेन स्ट्रीम पे डाल देंगे तो आने वाले वक्त में इसके जो मुहरकात होंगे वो मजीद खतरनाक होंगे.
इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान ये कहकर हम मेन स्ट्रीम को लोगों के सामने कमजोर कर सकते हैं क्योंकि हमारी हुकूमत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में है, लेकिन पाकिस्तान को भी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इस लिहाज से कि पिछले 1.5 महीने में यहाँ तकरीबन पिछले जब से बुरहान साहब मारे गए 150 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 से 15 आदमी मारे गए। अब देखना ये है कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी ताकत अगर 10 से 15 सिपाहियों का नुकसान बर्दाश्त कर सकती है तो क्या हमारी रियासत, इतनी छोटी सी रियासत, इसमें हम 150 से 200 नौजवान या 300-400 नौजवानों की कुर्बानी सिर्फ 1 साल के अंदर बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और फिर इन कुर्बानियों से हमको हासिल क्या होता है। हमारी दरखास्त है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, खासकर सैयद अली शाह गिलानी साहब से, उमर फारूक साहब से, यासीन मलिक साहब से और जो जमात इस्लामी है इनसे, कि इनको मेन स्ट्रीम को ब्लेम करने के बजाय इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपनी हिकमत अमली को। और इस वक्त जो ये सूरत हाल है इसमें उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी क्योंकि पूरी कौम की जिंदगी और इज्जत दोनों दाव पे लग चुकी हैं। तो इस सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि कश्मीरी कौम को, मेन स्ट्रीम को और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, हम सबको इकट्ठे सोचना होगा कि हम कब तक अपने नौजवानों की लाशों को कंधा देते। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब, इंजीनियर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि एमएलए बारामूला जावेद हसन बेग साहब का कहना है कि ये जो कौम इस वक्त है काफी एक संगीन सूरत हाल से गुजर रही है, तो इंजीनियर रशीद साहब आप क्या कहेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके हवाले से? अगर इंजीनियर रशीद से पूछा जाएगा कि इंजीनियर साहब का क्या कहना है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, आम सिविलियन मर रहे हैं। एक प्रोफेसर जो रिसेंटली जिन्होंने हाल ही में शोपियन में जिनको मारा गया, तो इस हवाले से इंजीनियर रशीद का क्या कहना है, क्योंकि एक संगीन सूरत हाल बनती जा रही है। मैंने इमरान साहब पहले ही अपनी बात आपके सामने रखी। हम सब चाहते हैं कि किलिंग्स ना हो, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं, चाहे हुर्रियत, चाहे पाकिस्तान, चाहे मेन स्ट्रीम, चाहे, क्योंकि हिंदुस्तान ने हम सबको इतना बेएतबार कर दिया है कि यहाँ पर अब किसी की नहीं चलती। और जो यहाँ का जवान है बदकिस्मती से उसके सामने सारे लोग, अगर मैं ये कहूँ कि एक्सपोज हुए हैं, तो उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि सारे लोगों की एतबारियत खत्म हो चुकी है। जब जावेद साहब ये कहते हैं, सारे लोगों में आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शुमार करते हैं? आप मेरी गुजारिश पूरी सुने। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो इन्हीं दो जमातों की है, क्योंकि इक़्तिदार इनके पास है। मैंने पहले ही कहा कि किलिंग्स के लिए मैं इनको शायद उतना जिम्मेवार नहीं मानूंगा क्योंकि इनकी बस की बात नहीं, लेकिन मरकज को बामानी मुज़ाकरात के लिए मायल करने के लिए इन दोनों जमातों का एक बहुत बड़ा रोल है। और जब जावेद साहब ये कहते हैं कि हुर्रियत और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी होगी, तो शायद जावेद साहब की बात में भी थोड़ा कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि एमसी पीडीपी को नए अहदाफ मुकर्रर करने होंगे, नए तरीके मुकर्रर करने होंगे। इस बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि उन्हें हुर्रियत और सबों को साथ लेके चलना होगा, लेकिन इत्फाक किस बात पे होगा? इत्फाक इस बात पे है कि ना एमसी अटानवी ला सकी, ना पीडीपी सेल्फ रूल ला सकी, बल्कि बदले में हिंदुस्तान 35A और 370 के पीछे भी पड़ा है। हमारा जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो एक बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियर साहब जब तक आप रायशुमारी की बुनियादी मसले की एक बात में मुझे शायद मसला हल नहीं होगा। इंजीनियर साहब एक बात में मुझे ईमानदारी दिखी आपकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी ला सकी, पीडीपी का सेल्फ रूल भी अब हाथ से चलता जा रहा है। जावेद साहब, सेल्फ रूल के हवाले से आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, इंजीनियर रशीद जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में अंदरूनी खुद मुख्तियारी और सेल्फ रूल दोनों प्लेट में रखकर भी नौजवानों को दिए जाएं, वो तस्लीम करने को तैयार दीजिए। एक सेकंड आप दीजिए, आप प्लेट पे रखिए सेल्फ रूल भी ऑटोनॉमी भी, फिर लोगों तक है। लोग पहले मुझे बताएं आपने कन्विंस किया है इंडिया को कि सेल्फ रूल हमें चाहिए? मेरी बात सुने, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रूल को अडॉप्ट करने के लिए आपको असेंबली के अंदर एक मेजॉरिटी चाहिए। वो रशीद साहब आपको बताएंगे कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। और जो इस वक्त रियासत के अंदर एक सियासी सूरत हाल बनी है, रियासत बराबर एक ट्रैफिकेशन की तरफ जा रही है। जम्मू का अपना एक मिजाज और सियासी सोच बन रही है बदकिस्मती से, लद्दाख की अपना एक मिजाज और सियासी सोच बन रही है, और कश्मीरियों की अलग बन रही है। इसमें मैं इंजीनियर रशीद साहब के साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। उनका ये कहना बिल्कुल बजा भी है और जायज भी है कि जो मेन स्ट्रीम है इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, लोग भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। इन हालात में हमारे साथ कोई इस तरह का
सलूक बर्पा कर दे, हमारे हवाले कोई ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल कर देगा, मुझे ऐसा मौजूदा सूरत हाल में नजर नहीं आता। ये बात बिल्कुल सच्ची है जो मैं आपसे कहता हूँ। अब मसला इस वक्त ये है, जो मैंने ये कहा कि पाकिस्तान को और हमारी हुर्रियत क़यादत को रिविजिट करने की पड़ेगी अपनी पॉलिसी। उसमें मैं रशीद साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ और उसके जरिए लोगों की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप देखें, हमारे नौजवानों और कौम में अब न कैद का डर है और न मौत का डर है। जब किसी समाज में से कैद और मौत का डर खत्म हो जाता है तो फिर वो समाज एनार्की की तरफ चला जाता है। हम रियासत जम्मू कश्मीर में, एक रशीद साहब भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और जो एक दानिश्वर तबका है वो भी समझता है कि हम हमारी गलतियों की वजह से, सियासी जमातों और सियासतदानों की गलतियों की वजह से हमने अपनी कौम को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा लाके कर दिया है जहां उनको सिवाय इस तशद्दुद के कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए मैंने ये कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीरियों का हमदर्द है तो उसको भी एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिसमें हिंदुस्तान को, उसको भी अपने लेवल पर, सफारती सतह पर हिंदुस्तान को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों मुल्कों के मफाद में है कि कश्मीर में खून खराबा बंद हो और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि जिसके बाद एक प्लेटफार्म पर जाकर ये तीनों फरीक बातचीत के जरिए से इस मसले का हल निकालें, और वो मसले का कोई भी ऐसा हल जो कश्मीरियों को भी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारों को काबिल कबूल हो और बाइज्जत और बाविकार। बिल्कुल इंजीनियर रशीद साहब क्योंकि एमएलए बारामूला का ये कहना है कि शेख अब्दुल्ला से लेकर आज तक जो उम्मीदें वाबस्ता थी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के साथ, शायद लोगों की वो उम्मीदें जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। लेकिन क्या इंजीनियर रशीद जैसे लोग अब ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि अमन की जो उम्मीद थी वो अब आपने भी छोड़ दी? इंजीनियर रशीद, व्हाट्स योर रेस्पॉन्स? एक प्लीज मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए। जो जावेद साहब ने कहा, मुझे इनका बेहद एहतराम है। एक दो चीजों में वजाहत करना चाहूंगा। जब जावेद साहब ये कहते हैं कि अटानवी और सेल्फ रूल का आज की तारीख में कोई खरीदार नहीं, सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और अगर इन्हें मालूम है कि इसका कोई खरीदार नहीं तो ये अपनी अटानवी और सेल्फ रूल की गजलें गाना बंद क्यों नहीं करते? दूसरा मेरा पॉइंट ये है, जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहे कि वो भी माहौल साजगार करे, जब ये खुद मानते हैं कि हिंदुस्तान देने के लिए कोई तैयार नहीं तो आप पाकिस्तान को क्यों मजबूर करें? तीसरी बात, अगर एनसी और पीडीपी चाहे, अगर इनको लगता है कि हिंदुस्तान देने के लिए कोई तैयार नहीं, और अगर आप अपना मौकफ नरम करते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर का मसला तब है जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है। मेरी गुजारिश ये होगी जावेद बेग साहब से कि आप मैडम मोहब्बत जी और उमर साहब से, आप बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी है, मेरी आज इन लोगों के आगे शायद उतनी बड़ी औकात नहीं। अगर उमर साहब और मोहब्बत जी मिल के हिंदुस्तान को ये बता दें कि कोई यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, आप कश्मीर मसले की बुनियादी हिस्सेत पे बात कीजिए, रायशुमारी पे बात कीजिए, पाकिस्तान भी कामयाब होगा। बाकी अगर हम लगी लिखती बातें कहें, हुर्रियत को माहौल साजगार करना होगा, हुर्रियत वाले क्या करें? डीजी साहब ने पिछली बार कहा कि आप हुर्रियत वाले आजाद हैं, लेकिन उसके बाद गिलानी साहब को सिर्फ 1 या 2 बार जुम्मा की नमाज पढ़ने दे दी गई। एक तरफ उन पर कदगने हैं, हुर्रियत कुछ नहीं कर सकती, हुर्रियत वाले पिंजरे में बंद है और उनकी बोलती भी मतलब अंदर जाके शायद उनकी आवाज भी बाहर नहीं निकल सकती। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल अभी भी मेन स्ट्रीम का है। अगर मेन स्ट्रीम चाहे तो हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ाकर हिंदुस्तान को ये समझा सकती है कि आपको इंजीनियर साहब एक सवाल, आप हुर्रियत को इस सिचुएशन में बेगुनाह करार देते हैं? 100%, 100%। मैं 100% हुर्रियत को, बल्कि मुझे उनसे काफी ज्यादा हमदर्दी होती है। वो बिल्कुल मतलब उस शेर की तरह है जिनके दांत तक नहीं है, क्योंकि अब नौजवान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब नौजवान गिलानी साहब को कहते हैं कि जब आप, जैसा जावेद साहब ने खुद कहा, अब नौजवान गिलानी साहब से कहते हैं कायदे इनकलाब क्या लेने के बावजूद कि आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, आप हमें आजादी क्या दोगे? इंजीनियर रशीद से कहते हैं कि आपको असेंबली में बात करने की इजाजत नहीं, आप कश्मीर का मसला हल क्या करोगे? मैडम मोहब्बत जी से कहते हैं कि आपको एक आईजी लगाने की इजाजत नहीं, आप सेल्फ रूल कैसे ला सकते हैं? मेरे हिसाब से सारे जम्मू कश्मीर के लीडरों की क्रेडिबिलिटी को हिंदुस्तान ने खत्म किया है। सारे लीडरों को चाहे तो कंफ्यूजन खत्म करके एक दूसरे का हाथ बटाए, एक मिल बैठ के कोई ऐसा मुश्तरका अमल, जो जावेद साहब ने कहा मैं उसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट रायशुमारी होना चाहिए। बिल्कुल। जावेद साहब, लास्ट पे आपसे, जब प्रोफेसर और डॉक्टर मोहम्मद रफी जैसे लोग गन उठाने के लिए कन्विंस हो जाएं तो इस रियासत का क्या हाल होगा? आपसे मैं जानना चाहूंगा। पहले मैं 1-2 चीजों की वजाहत करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल रशीद साहब से 2 चीजों पर इख्तिलाफ रखता हूं, और वाज़ेह इख्तिलाफ। अवल ये कि अगर हम ये कहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट हो गई है तो मेरे अंदाजे में ये गैर मुनासिब होगा। मेरे अंदाजे में इस वक्त भी
वादी के अंदर और फिर जम्मू के कई इलाकों में गिलानी साहब सबसे मोतबर शख्सियत माने जाते हैं। नौजवान उनको बाप का और कायद का दर्जा देते हैं। इसलिए मैंने कहा बेबस हो चुके हैं उनकी। बेबसी अलग बात है, रेलेवेंस अलग बात है, बेबसी अलग बात है। जिंदगी में बेबसी अक्सर आती है, पैगम्बरों को भी कई बार बेबसी के दौर से गुजरना पड़ा है। मेरी अर्ज आप गौर से सुने। मैं ये कहता हूँ कि गिलानी साहब चूंकि एक फादरली फिगर हैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में, नौजवानों के भी, और उनकी एक ऐसी आवाज है जिनको लोग क्रेडिबल वाइज समझते हैं। तो आप और हम ये समझते क्यों नहीं देते हैं? और हम ये समझते हैं, मैं एक एमएलए हूँ, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। रशीद साहब प्लीज आप मुझे कॉर्नर करने के बजाय मुझे अपनी बात लोगों से कहें। मैं ये अर्ज करता हूँ कि गिलानी साहब अगर चाहें तो गिलानी साहब एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज सियासी जमात, मजहबी जमात इस्लामी की सूरत में खड़ी है। हम ये समझते हैं कि गिलानी साहब और जमात इस्लामी अगर अपना असर रसूख पाकिस्तान पर इस्तेमाल करे और उन पर बावर कराए कि जिस तरह मिलिटेंसी को वो हवा दे रहे हैं रियासत के अंदर, उससे एक सियासी जद्दोजहद के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं और मेन स्ट्रीम तब इरेलेवेंट हो जाती है जब यहाँ बंदूक का जोर चल जाता है और बंदूक की वजह से जो वायलेंस होता है उसमें हमारी आवाज दब के रह जाती है। मैं यकीन दिलाता हूँ इंजीनियर रशीद साहब को और इसके जरिए तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, अगर यहाँ बंदूक को साइड पे रख के एक पुरअमन सियासी जदोजहद शुरू की जाए तो हम मेन स्ट्रीम जितने भी हैं, उसमें इंजीनियर रशीद साहब भी हों, हम भी हैं, जितने भी बाज़मीर सियासी वर्कर हैं, वो सब उसमें उस मूवमेंट का हिस्सा बन के काम करेंगे जो कश्मीर के रेजोल्यूशन को पुरअमन तरीके से मंतकी अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हम उसका हिस्सा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद भाई साहब। जी इंजीनियर रशीद साहब, आप अपना लास्ट वर्ड। इतनी छोटी सी गुजारिश इतनी करनी है, जो जावेद साहब ने गिलानी साहब की इतने तारीफें की, उनकी तारीफों के पुल बांधे, अच्छी बात है, लेकिन फिर उनको छोड़ते क्यों नहीं है? ये पीडीपी हो या एमसी हो, चापलूसी करके गिलानी साहब की तारीफें करके अपना इक़्तिदार निकालती है। इनको किसी असल मसले से कोई गर्ज नहीं, मुझे माफ कीजिए। अगर ये वाकई संजीदा है तो इन्हें एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। इन्हें दिल्ली को पहले कहना चाहिए यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मामला साहब आपसे इंजीनियर रशीद साहब बोल रहे हैं कि आप चापलूसी करना बंद कर दीजिए, आप ये अपना टाइम निकाल रहे हैं। गिलानी साहब की तारीफें करके मतलब निकालते हैं, पहले उसको नमाज तो पढ़ने दीजिए, लोगों में जाने दीजिए। तो जो लोगों में जाने नहीं, लीडर तो बड़े हैं गिलानी साहब, लेकिन उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। क्या बात कर रहे हैं? देखें इंजीनियर रशीद साहब, जो गिलानी साहब की क्रेडिबिलिटी बनी है वो इन्हीं कुर्बानियों की वजह से बनी है जिनका आप जिक्र करते हैं। गिलानी साहब जो है बड़े मोहतरम है, मुझे उनकी खुशामद करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाउस मैंने आपको आदत जाने दीजिए, आप उनको लोगों में जाने दीजिए। रशीद साहब आप मुझे लोगों में जाने दीजिए, मुझे माफ करें, आप उनको लोगों में, एक तरफ आप कहते हैं मारदार पाकिस्तान करवाता है, मिलिटेंट देता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली को आप कुछ नहीं कहते। आप दिल्ली बताइए, दिल्ली देने के लिए क्या तैयार है? आप मुझे बात करने देंगे, दिल्ली क्या देने के लिए तैयार है? जबकि दिल्ली आपको कुछ नहीं दे रही है, वो 35 भी खत्म करने के दर पे है, 370 भी खत्म करने के दर पे है। फिर आप ऐसा करें, आप ही कोई हल निकाल, पाकिस्तान की तरफ क्यों अपनी, आप क्यों नहीं हल निकालते? आप मसले का हल क्यों, अगर आप अनडिस्प्यूटेड मसले का हल रायशुमारी है, आप हिंदुस्तान को मार्केट कीजिए, आप ही हैं, मसले का हल रायशुमारी है ना आपकी, और आपका सरफूल चला ना, अटॉर्नी चली ना, अचूतन चला। मसला तब है जब रायशुमारी है, जब अपना मतलब की करारदादे हैं। तो आप हल क्यों नहीं निकालते? इसका करवाएं, अगर आपके पास में है तो करवाएं। आपकी तरह झूठ थोड़ा बोल रहे हैं, नहीं आप देखें तरह पहले तो गोलियां थोड़ा मार रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मसाल होगा, आप लोगों के साथ मिल जाएंगे। आपकी एक आदत की बात करेंगे और आप रसूल के नाम पर गुमराही से पेश आते के नाम पर गुमराही करेगी। आपकी आदत है, आप बात से पेश आते हैं, मैं आपको बात इखलाकी से पेश नहीं आऊंगा। मेरी आदत नहीं है कि मैं बात इखलाकी करूं। जनाब इसमें बात इखलाकी कहां से आ रही? बड़े इखलाक, मुझे आपका एहतराम है, इसमें बात इखलाकी कहां से आ रही? मैं आपको झूठा नहीं कहूंगा, मैं आपको मकार भी नहीं कहूंगा जैसा बाकी लोग समझते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मुझे माफ करें, मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपना नुक्ता नजर रखा, आपको इसके साथ इत्तेफाक नहीं है, इसी वजह से आप दूसरी पार्टी में हैं। अगर आप और मेरे दरमियान इख्तिलाफ ना हो तो फिर हम एक ही प्लेटफार्म पर होते हैं। तो जमहूरियत में आप बीरबल बनने की कोशिश न करें कि आप जो कहते हैं वो सब, आप कहते हैं वो सब, हम जो कहते हैं वो सब गलत। तो लिहाजा आपको भी एक दायरे के अंदर रह के दूसरे के साथ इज्जत और विकार से बात करनी चाहिए। आप एमएलए हैं तो मैं भी एमएलए हूँ,
ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے ہمیں. میری اپنی ایک پیج ہے, میرے اپنے فالوورس ہیں, میرا اپنا نقطہ نظر ہے. آپ کی تعریفیں کر کے مطلب نکال لیتے ہیں. مجھے مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. PDP نے جماعت اسلامی سے آپ کیا بولیں گے؟ تاریخ حقیقت نہیں ہے. آپ نے جماعت اسلامی کو بھی ننگا کر کے رکھ دیا. Thank you both of you, Mr. Javed Hassan Beg, MLA Baramulla, and Engineer Rashid from Langate. I really appreciate your joining on Kashmir Crown on this debate about the Kashmir issue. Thank you.